हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्विक रिवीजन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूं और यहां से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की रिवीजन क्लास है ये और बहुत ही रामबाण प्रश्न है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इन प्रश्नों को देखना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बीटीसी 2015 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो है जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ध्यान रखें, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 48 प्लस 8 प्लस 0.75 माइनस 5 का मान लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है जिसको आप सरलीकरण हिंदी में बोलते हैं। और सिंप्लीफिकेशन का क्या रूल होता है? बॉडमास का रूल होता है, BODMAS। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब स्मॉल, मिडिल और लार्ज ब्रैकेट युक्त जो क्वेश्चन होते हैं वो ब्रैकेट कहलाते हैं। ब्रैकेट से मतलब ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं तभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद कहीं क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर अगर डिवाइड दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप डिवाइड करने के बाद ही अगर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करेंगे और उसके बाद ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले आपका ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑफ अगर क्वेश्चन में है तो ऑफ वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और लास्ट में सब्सट्रैक्ट यानी घटाने का काम आप लास्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन में आप पहले देख लेंगे कि क्या इस पूरे रूल में से इनमें से क्या चीज दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है। तो इस बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले आप इन सभी में प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई में से आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आया है, मल्टीप्लाई पहले करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस, क्वेश्चन को पहले आप उतार लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 0.75 माइनस 5। अब 8 से 0.75 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 5 जा 40 के 0 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 हो जाएगा आपका 60। अब ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो यहाँ पे 2 0 के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं। तो आपका हो गया 6। 0.00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू आपकी आ गई 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 6 माइनस 5। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिर आपको क्या करने को दिया गया है। यहाँ पे दिया गया उसके बाद आप मल्टीप्लाई के बाद आप ऐड करते हैं। तो ऐड क्या है? 48 प्लस 6 को पहले आप ऐड कर दीजिए। 48 में 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 54 और माइनस 5, और 54 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 4 49 आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बॉडमास के ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपका बीटीसी 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये भी आपका बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 12 के अपवर्तक लिखिए। तो 12 के अपवर्तक आपको लिखना है। अपवर्तक लिखने से पहले आप ये जान लीजिए कि अपवर्तक होता क्या है। तो अपवर्तक का अर्थ होता है फ्रेंड्स, अपवर्तक की परिभाषा पहले आप लिख लीजिए। अपवर्तक का अर्थ है, अपवर्तक का अर्थ आप लिख सकते हैं कि
किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला ही अपवर्तक कहलाता है। मतलब किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित जो कर दे वही अपवर्तक कहलाता है। तो लिखेंगे किसी संख्या, यहां पे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला यही अपवर्तक कहलाता है। तो 12 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? 12 जो है वो किस किस से कट रहा है, मतलब पूरा पूरा किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो वही 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। तो पहले तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से सारी संख्या डिवाइड होती है। उसके बाद 2 से, 1 से के बाद 2 से डिवाइड हो रहा है 12। उसके बाद 3 के टेबल में भी 12 आता है, फिर 4 के भी टेबल में 12 आता है फ्रेंड्स, 5 में नहीं आता है 12, 6 में भी 12 आता है, 6 के बाद और कहीं नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, किसी में भी 12 नहीं आएगा, डायरेक्ट 12 में ही 12 आता है। तो ये सभी जो है 12 के अपवर्तक होंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान रखें, अपवर्तक का कभी कभी डिफिनीशन भी आ जाता है, परिभाषा जिसको आप बोलते हैं कि अपवर्तक का अर्थ है किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, रुपए 150 का 12% कितना होगा? बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो रुपए 150 का 12% कितना होगा फ्रेंड्स? तो 150 का 12% आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 12/100, और ये 0 कट गया, 2 छंक 12 और 2 पंचे 10, और 5 से 15 जाएगा, 5 तियां 15 और 6 त्रिक 18 आपका हो जाएगा आंसर, यानी 18 रुपए आएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, -2x² माइनस इन ब्रैकेट -x² प्लस 4x का मान होगा, और ये भी बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह के कई बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। -2x² माइनस और -x² प्लस 4x का मान क्या होगा? और फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उसी प्रकार का ही पेपर पीएनपी प्रयागराज द्वारा बनाया जाता है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें, ताकि जो आगामी आपकी परीक्षा बहुत जल्द आपके पेपर हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, मैक्सिमम जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो निश्चित ही है, जनवरी लास्ट में भी आपका पेपर हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाए, अच्छी तैयारी करें, ताकि बहुत अच्छे परसेंटेज आप लोग लाएं, क्योंकि आगामी परीक्षा में मेरिट की बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरिट। तो मेरिट आप लोग के कम से कम 95% तो बनने ही चाहिए, 90 से अब तो आना ही चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स पाएंगे, तभी आप लोग अच्छे और भी सब्जेक्ट्स में मेरिट गेन कर पाएंगे। तो मैथ बहुत महत्वपूर्ण है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स आसानी से पा सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से जुड़ जाए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो देख लीजिए फ्रेंड्स, -2x² माइनस x² और प्लस 4x, उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू -2x² माइनस आपका हो जाएगा प्लस x², और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा आपका -4x। अब फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे? -2x² और प्लस का x² है, तो -2x² में से माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस है, माइनस करेंगे इसको, लेकिन माइनस आगे लगाएंगे ही लगाएंगे। -2x² में से x² जाएगा, तो -x² और -4x, ये आपका, यही आप क्या लिख देंगे आंसर
ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये आंसर आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। चाहे तो आप कॉमन भी लेकर के कर सकते हैं, लेकिन आप यही आंसर लिख दें, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देंगे आराम से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो समतल में होकर एक स्थित एक बिंदु से होकर अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी जो भी प्रश्न मैं लेकर के आई हूं रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो 9 के समापवर्तक कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 9 स्वयं होगा। उसके अलावा किसी भी संख्या से 9 डिविजिबल नहीं है। और 15 के कौन कौन से होंगे? फ्रेंड्स ध्यान रखें, समापवर्तक या अपवर्तक पूछा जाए बात एक ही होती है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन केवल समापवर्तक और अपवर्तक करके पूछा है, तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि समापवर्तक भी अपवर्तक की तरह ही है। तो नाम एक ही है, दोनों नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तो 15 जो है क्या हो गया? 1, 3, 5 और 15, ठीक है। तो यही जो है समापवर्तक है। तो फ्रेंड्स मतलब ये अपवर्तक पहले हमने निकाल दिया है, इसका ये अपवर्तक निकाल दिया है। समापवर्तक भी इसी तरह करते हैं। 9 का 1, 3, 9 अपवर्तक हो गया और 15 का 1, 3, 5, 15 हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है? ध्यान से समझिए, मतलब 9 का अपवर्तक आप पहले निकाल दिए, 1, 3, 9 है और 15 का है 1, 3, 5, 15 है। तो समापवर्तक ध्यान दीजिए, समापवर्तक इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जो दोनों में कॉमन होगा। समापवर्तक इस एक दोनों में है, 3 दोनों में है, अतः समापवर्तक जो जाएंगे 1, 3 हो जाएंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान दी, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। समापवर्तक, अपवर्तक पहले आप अपवर्तक इसका निकाल लेंगे। 9 का 1, 3, 9 होगा। 15 का 1, 3, 5, 15 अपवर्तक मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है अपवर्तक निकालना। और समापवर्तक जो होता है वो दोनों में कॉमन जो हो, मतलब 9 और 15 में जो कॉमन होगा वही समापवर्तक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, -8 मल्टीप्लाई प्लस 75 मल्टीप्लाई 0 का मान लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका मान क्या होगा। तो फिर फ्रेंड्स सबसे पहले -8 मल्टीप्लाई प्लस का 75 से 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद -8 को जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा, यानी 0 आंसर होगा। कितनी भी, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो बीच में, बगल में, कहीं भी बीच में, कहीं भी पहले, कहीं भी बाद में, अगर वो 0 कहीं भी है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसकी पूरी वैल्यू, सारा सब कुछ 0 में है, मतलब सब कुछ मतलब 0 में है और सब जगह मल्टीप्लाई है, सभी जगह मल्टीप्लाई का साइन है और 0 कहीं भी लिखा हो बीच में, आगे पीछे, तो वो पूरा मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 0 ही आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है उसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो माइनस का प्लस का x है तो प्लस माइनस होता है माइनस x, यहाँ माइनस माइनस दोनों माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y, और माइनस प्लस माइनस z। अब इसमें से जो प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, अगर वही सेम वैल्यू प्लस में है और सेम वैल्यू माइनस में है तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। x एक दूसरे से कैंसिल हो गया, z प्लस में है, z माइनस में है, कैंसिल हो गया, y प्लस में है, y प्लस में है, y क्या हो गया, 2y हो गया। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, 240 लीटर का 10% कितना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मैं करा भी चुकी हूं अभी। 240 गुणे
10/100, जल्दी जल्दी कर लीजिए, फटाक फटाक। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 24 आपका हो गया आंसर। 240 लीटर का 10% जो होगा वो आपका होगा 24 लीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे दिया गया है बगीचे की लंबाई यानी L बराबर दिया गया है 115 मीटर, और चौड़ाई यानी B इक्वल टू दिया गया है 45 मीटर। तो बगीचे को चारों ओर से घेरने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, बगीचे का आपको परिमाप निकालना है, मीन्स चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, ध्यान दीजिए, आप लोग छोटी कक्षाओं में इसको पढ़े होंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे लंबाई की जगह 115 और प्लस चौड़ाई की जगह 45, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 2 गुणे यहाँ 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 160, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 320 मीटर आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, 13 माइनस इन ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 का मान लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, और ब्रैकेट में अगर कोई भी डिजिट किसी भी फॉर्म में है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट की वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 8 2 जा 16, मतलब 8 दूना 16 और प्लस 3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16 है यहाँ पे और प्लस का 3 है, तो माइनस की 16 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 और माइनस 13। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। फ्रेंड्स, अपवर्त्य और अपवर्तक में बहुत डिफरेंस होता है। अपवर्त्य जो होता है वो उसके गुणक होते हैं, सारे जो है गुणक होते हैं, मतलब गुणज जिसको आप बोलते हैं। 8 के 5 अपवर्त्य जो होंगे, ध्यान से समझिए, 8 के 5 मतलब प्रथम 5 दिया गया, मतलब शुरुआत से प्रथम 5 यहां लिख दीजिए। प्रथम 5 अपवर्त्य बराबर हो जाएगा आपका 8 तो रहेगा ही रहेगा 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक के 32 और 8 पंचे 40। तो ये 4 अपवर्त्य होंगे, मतलब 8 के गुणक जो होते हैं, मतलब 8 के टेबल में जो या पहाड़े में जो संख्याएं होती हैं वही आपका अपवर्त्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले abc को abc के साथ सॉल्व करेंगे, तो 3abc प्लस का है माइनस 5abc माइनस ये जो है माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2abc, और यहाँ पे प्लस का 3ab स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2ab स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 हम ना लिख करके ab स्क्वायर ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदु, कोई 2 बिंदु अगर तल पर स्थित हैं तो उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। उनसे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, उनको मिलाती हुई, क्योंकि दोनों ही रेखा तल पर है, अतः दोनों को मिलाती हुई सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, अतः एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स,
किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या d बराबर 2 इंटू आर होता है। आर त्रिज्या अगर पूछा जाए तो त्रिज्या बराबर d/2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यही संबंध होता है व्यास और त्रिज्या के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 350 का 10% कितना होगा? तो 350 गुणे 10/100। तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बराबर 35 होगा। 35 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। उसने -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे? तो फ्रेंड्स रोहित के पास इतने आम हैं टोटल, और उसने क्या किया, इतने आम अपने भाई को दे दिया। तो उसके पास कितने आम बचे? इसमें क्या करेंगे, पूरे आम में से हम इतना आम माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 2 रुपए मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? आपके पास 8 रुपए बचेंगे। कैसे? आपने 10 में से 2 को माइनस कर दिया, आपके पास 8 रुपए बचे हैं। तो कैसे आए 8 रुपए? 2 रुपए को माइनस कर दिया, 2 रुपए आपके में से कम हो गए, यानी माइनस हो गए। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आम कितना है? 4x - 3y + 7z, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस -2x - 3y, क्योंकि यहाँ पे 2x के आगे माइनस लिखा है इसलिए हमने माइनस यहाँ लगाया है, और ये माइनस तो हम कर ही रहे हैं। -3y और + 7z। अब यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। 4x - 3y + 7z, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +2x, और यहाँ माइनस माइनस +3y, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 7z। अब 7z से 7z हो गया कैंसिल, -3y से +3y कैंसिल हो गया। 4x और 2x को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड 6x आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर आपका क्या आएगा? 6x। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हल कीजिए। 20 प्लस मिडिल ब्रैकेट में 9 - 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 6 - 4, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो बॉडमास के रूल के अनुसार फ्रेंड्स क्या करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो 9 - 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट का डिजिट पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4 = 2, और ये मिडिल ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब इसको मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस तो इस तरह से रहेगा ही रहेगा। मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, मिडिल ब्रैकेट में 9 और माइनस माइनस की वैल्यू हमेशा एक दूसरे में जुड़ जाती है। तो यह हो जाएगा -7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा 20 प्लस 9 में से 7 क्या हो गया 2, तो ये हो गया इक्वल आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को 19 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, 50, 70 और 84 का लाशापा ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और जरूर पूछा जाएगा आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से लाशापा निकालेंगे 50, 70, 84। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा 25, 35 उतार लेंगे क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। फिर ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 25 नहीं जाएगा 3 से, 35 भी नहीं जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21। फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 पच्चे 25, 35 ऐसे उतार, 5 सत्ते 35 सॉरी 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35 7 ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 से जाएगा 1 7 7, फिर 7 से जाएगा 1 1 1। अब क्या करेंगे? इन सभी का गुणा कर लेंगे आपस में। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब ये गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे होता है 300, और 3 एक सेकंड, 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा
हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 दूना 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300 और 300 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो यानी 2100 आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 60 पंचे 300 और 300 सत्ते 2100 आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। 835.27 में 3 व 2 का स्थानीय मान निकालकर जोड़ें। तो फ्रेंड्स 835.27 है आपका, में आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है यहाँ पे और 2 का स्थानीय मान निकालना है और स्थानीय मान निकाल करके संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले आप लिख लेंगे 835.27। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा फ्रेंड्स, 2 का स्थानीय मान जो होगा वो होगा 2 गुणे और यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 रहेगा, 1 बटे और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट की जगह 1 और 1 पहले स्थान पे, मतलब पॉइंट के बाद इधर पहले स्थान पे 2 है तो ये 0, तो 2 गुणे 1 बटे 10 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 7 का होता फ्रेंड्स तो 7 गुणे 1 बटे 100 हो जाता और 10 से अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 2 का स्थानीय मान। दूसरा आपको क्या निकालना है, 3 का स्थानीय मान आपको निकालना है इसका। तो 3 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो ये आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा और इधर से ये होता है 1/10वां हिस्सा, ये होता है 1/100वां हिस्सा, ये इसके बाद 1/1000वां, 1/10,000वां, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है, पाउंड में होता है। और इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये दहाई के अंक पे है 3, तो 3 गुणे 10 बराबर हो जाएगा आपका 30 और 30 और यहाँ पे 30 हो गया फ्रेंड्स। अब दोनों को चूंकि जोड़ना है स्थानीय मान निकाल के, तो हम क्या करेंगे, जोड़ यहाँ पे लिखेंगे जोड़ बराबर, हमेशा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डीएलएड में बिल्कुल भी शॉर्टकट का आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3.00 और धन यहाँ पे हो जाएगा 0.20। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 02.03, 30.20, यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 65 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कोटि पूरक जो कोण होता है उसमें 2 कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है और उसमें से पहला कोण आपको 65 डिग्री दिया गया है, तो आपको कोटि पूरक कोण यानी दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 90 में से आप 65 डिग्री को घटा देंगे और वही आपका कोटि पूरक कोण आ जाएगा। तो लिखेंगे 65 डिग्री का कोटि पूरक कोण बराबर, कोटि पूरक कोण बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो इस जगह 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 6 गया, हो गया आपका 2, 25 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 75 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे 75 डिग्री का संपूरक कोण
बराबर, तो फ्रेंड्स संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा। और हम जब 75 डिग्री का संपूरक कोण निकालेंगे तो 180 में से हम 75 को माइनस करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर बात हो रही है संपूरक कोण की तो 180 डिग्री को आप ध्यान में रखेंगे, बात होगी कोटिपूरक कोण की तो हमेशा 90 डिग्री को ध्यान में रखेंगे। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको बिल्कुल इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहां बात होगी संपूरक तो संपूरक मतलब 180 डिग्री, कोटिपूरक मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में से जब आप 75 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया हो गया आपका 5, और यहाँ 7 में से 7 गया हो गया आपका 0, और यहाँ 105 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक वृत्त आप बना लीजिए। सबसे पहले जो केंद्र बिंदु होता है ओ से लेकर के वृत्त के केंद्र से लेकर के यहां तक की आधी दूरी जो होती है वो हमेशा त्रिज्या होती है, यानी आर होती है। पूरी दूरी की बात अगर हम करें तो ये पूरी दूरी व्यास होती है, यानी डी हम इसको बोलते हैं। जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, डी बराबर यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। अगर व्यास की बात होगी तो त्रिज्या निकाल करके उसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, ये व्यास होता है, ठीक है। डी बराबर डायमीटर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखेंगे 22/7 होती है या 3.14 होती है। लेकिन अगर त्रिज्या ऐसी हो जो 7 से डिविजिबल हो, मतलब 7 से कट जाए त्रिज्या, तो हमेशा वैल्यू हम 22/7 ही रखते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर यानी आर आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे मैं आपको साइड में बता दे रही हूं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे आर की जगह 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूना 14, 22 दूना हो जाएगा आपका 44। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, 22 दूना हो जाएगा आपका 44 गुणे 14। 14 से आप 44 को जब आप गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, और 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 56 5 हो जाएगा 61 यानी 616। और ये सेंटीमीटर में बात हो रही है और क्षेत्रफल हमारा होता है वर्ग सेंटीमीटर में, तो यानी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रेडियस दिया गया था यानी त्रिज्या आपको दी गई थी, आपको क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने लिख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 रख दिया, 14 आपकी त्रिज्या है, 14 का स्क्वायर हो गया। वैल्यू को 7 से 14 को डिवाइड कर दिए, 2 आ गया, 22 दूना 44 हो गया और गुणे 14 हो गया, 14 और 44 को गुणा कर दिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, संख्या 16.695 को 0.315 से भाग दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 16.695 बटे 0.315 आप लिखेंगे, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 16,695 और बटे हो जाएगा आपका 315। 5 दोनों में है तो सबसे पहले आप 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 1 16, तो ये 5 तिया 15 1 16, 5 तिया 15 4 19 5 9 45। फिर 5 से ये जाएगा फ्रेंड्स, 5 छक्का 30 1 31, 5 तिया 15।
अब यहाँ 63 आया और यहाँ आपका आ गया 3,339। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे फ्रेंड्स, 9 3 12, 3 15, 3 18, 8 1 9, 6 3 9, मतलब ये 3 से अभी कटेगा दोनों, तो यहाँ 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 21 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिर ये 3 से जाएगा, तो ये 3 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 सत्ते 21 और 3 एकन्नम 3, और ये 3 सत्ते 21 हो गया। अब ये छोटे रूप में आपका आ गया 371/7। अब आसानी होगा आपके लिए काटना, तो ये 371 7 से जब कटेगा तो ये 7 पच्चे 35, 2 37, 7 पच्चे 35, 2 शेष बचा, 21 हुआ, 7 त्रिक 21, तो ये हो गया 53 आपका हो गया आंसर। हमेशा ऐसे ही काटते हैं ऊपर नीचे की संख्याओं को, और इसी तरह से चूंकि यहाँ पे भी 3 अंक पे दशमलव था, यहाँ पे भी 3 अंक पे दशमलव था, इसलिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। सबसे पहले 5 5 की वजह से हम 5 से डिवाइड किए हैं, फिर 3 से जा सकता है क्योंकि सबका जोड़ अगर 3 से डिविजिबल हो तो 3 से जाएगा, 3 से गया, फिर उसके बाद लास्ट में 7 से गया, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को दशमलव के भाग को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, L प्लस बी, मतलब लंबाई धन लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2, और लंबाई आपको कितना दिया गया है 15 मीटर, और धन चौड़ाई आपको 10 मीटर दिया गया है। तो इस तरह से करके उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 15 धन 10 बराबर 25, और बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 मीटर आपका हो जाएगा परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या दिया गया है दूसरा कि आयत का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कम स्पेस है इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई आपको दिया गया है 15 मीटर यानी 15 मीटर, और गुणे चौड़ाई आपको दिया गया है 10 मीटर, तो 15 दहिया में 150 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल आपका हो गया 150 मीटर स्क्वायर और परिमाप आपका हो गया 50 मीटर आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात होगी तो वो हो जाएगा सारी संख्याएं, मतलब 5 बार आप 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 बार आप 9 लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 5 बार 9, और तथा छोटी से छोटी संख्या तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 1 लिख करके 4 0 आप बढ़ा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें माइनस इसको करना है तो ये हो जाएगा अंतर ज्ञात करना है, मतलब माइनस करना है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 89,999। ठीक है, तो ध्यान देंगे बड़ी से बड़ी संख्या की जहां बात होगी वहां उतनी बार 9 लिखेंगे, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी 1 लिख करके और उतना आगे, मतलब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है तो 1 लिख करके 4 0 बढ़ा देंगे, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 10 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर।
ठीक है फ्रेंड्स। तो भुजा आपको यानी एक भुजा आपको दी गई है, लंबाई वाली भुजा दी गई है। सभी वर्ग में क्या होता है, सभी जो है चारों तरफ इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक हाँ इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब थोड़ा पेन से बना रही हूँ तो अच्छा बन नहीं रहा है, लेकिन आप वर्ग ही मान के चलें। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये ए रहेगा तो ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्ग का परिमाप भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी दोनों पूछ लेता है परीक्षा में। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे ए, मतलब 4 गुणे भुजा, मतलब चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा। और उसी से परिमाप का फॉर्मूला बना है 4a। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है वर्ग का परिमाप। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपको दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई सब समान ही होगी। 10 मीटर आपको दिया गया है, 10 मीटर का स्क्वायर आप कर देंगे, ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर, वर्ग का क्षेत्रफल। 10 गुणे 10 बराबर 100, मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर फ्रेंड्स। रेखा को परिभाषित कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे रेखा कहते हैं। ए बी को मिलाने वाली आकृति ही रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, समकोण को परिभाषित कीजिए। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जैसे इस प्रकार से, इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो ये क्या है आपका, इस तरह से कोई त्रिभुज है तो ए बी सी एक क्या है, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। 90 डिग्री के एंगल, अगर कहीं भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो कोण हमेशा समकोण, वो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, छोटी संख्या 105/52 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को दिया गया है दो संख्याओं का अंतर है 8/13, छोटी संख्या है 105/52, तो बड़ी संख्या यानी दूसरी संख्या माना, यहां लिखेंगे माना दूसरी संख्या या बड़ी संख्या बराबर है x। ठीक है, माना दूसरी संख्या या बड़ी संख्या क्या है, x है, और दो संख्याओं का अंतर है 8/13। छोटी संख्या आपको दी गई है, छोटी संख्या है 105/52। ठीक है, और अंतर आपको दिया गया है 8/13। अंतर यहाँ पे क्या दिया गया है, अंतर बराबर है 8/13। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या बराबर संख्याओं का अंतर। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, और माइनस छोटी संख्या आपकी क्या है, छोटी संख्या है आपकी 105/52, और बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 8/13 के। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार। यही तो दिया गया है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या आपको दी गई 105/52 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी यानी बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, x माइनस 105/52 बराबर 8/13 के। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अब ये x बराबर आपका हो जाएगा 8/13, और माइनस में ये वैल्यू है इधर जाएगी तो हो जाएगी आपकी प्लस 105/52। इस तरह से लिख लेंगे, है ना। अब 13 और 52 का लाशा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 और 52 का लाशा हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 13 और 52 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 52 ही आएगा। और 13 से आप क्या, इस वाले 13 से आप 52 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 13 चौके 52 होता है, और 4 का इस ऊपर वाले 8 में गुणा करेंगे, 8 चौके हो जाएगा आपका 32, प्लस 52 का 52 में भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 का जब 105 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 105। ठीक है, अब 105 प्लस 32/52 ये हो जाएगा x बराबर
137/52 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, सीता ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की, नमक 5.00 की मतलब 5 रुपीज की, और धनिया 3.5 रुपए का, और तेल 16 रुपए 50 पैसे का खरीदा। यदि उसने 50 रुपए का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सीता ने 50 रुपए का नोट दिया है शॉपकीपर को यानी दुकानदार को, और इतने इतने का सामान ये खरीदा है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 50, ठीक है, 50 में से जितना रुपए का नोट दिया है सीता ने, 50 माइनस कर देंगे यहाँ पे 4.75 रुपए का नमक, धन 5.00 रुपए का क्या है, सॉरी 4.75 रुपए का हल्दी, और 5.00 रुपए का नमक, और प्लस धनिया 3.50 का, और प्लस तेल 16.50 का खरीदा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50 और माइनस हो जाएगा आपका 29.75 रुपए। मतलब दुकानदार मतलब जो सामान हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 29 रुपए 75 पैसे का सामान हुआ। अब शॉपकीपर कितना रुपए सीता को लौटाएगा, तो 50 में से 29 रुपए 75 पैसे को जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 रुपया 25 पैसा। ठीक है, ये रुपए आपका आ जाएगा कि इतना रुपए दुकानदार जो है सीता को लौटाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, अपवर्तक ज्ञात कीजिए 2,8, 15, 17, 84 का। ठीक है, तो अपवर्तक क्या होता है पहले नोट कर लीजिए। अपवर्तक, इसका डिफिनीशन सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि अपवर्तक होता क्या है। तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है तो वे संख्याएं उस संख्या का की अपवर्तक कहलाती हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है तो वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो संख्या, आप सबसे पहले संख्या कौन कौन सी आपको किसका अपवर्तक ज्ञात करना है, 2, 8, 15, 17 और 84 का। तो संख्या हम लिखेंगे 2, 8, 15, 17 और 84 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका अपवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्तक लिख लीजिए। यहाँ पे 2 का अपवर्तक हो जाएगा 1,2, मतलब जिससे भी 2 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है वही अपवर्तक कहलाएगा। 2 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। 8 किससे किससे विभाजित होगी, 1 से, 2 से, 4 से और 8 स्वयं से। ठीक है, 15 किससे किससे विभाजित होगा, 1 से, 3 से, 5 से और 15 स्वयं से। ठीक है,
उसके बाद 17 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, और 17 स्वयं से, ठीक है। और 84 किससे किससे विभाजित होगा? 84 1 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 12 से भी, 14 से भी, 14 छंग 84 होता है, 14 के बाद 21 से भी विभाजित हो जाएगा, 28 से भी विभाजित हो जाएगा 84, 42 से भी विभाजित हो जाएगा, और 84 स्वयं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे संख्याओं के अपवर्तक। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक होता क्या है। अपवर्तक मतलब वो संख्या होती है, मतलब जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं जो संख्याएं, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, अपवर्त या गुणज ज्ञात कीजिए। तो अपवर्त या गुणज कैसे, क्या होता है अपवर्त? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिफिनीशन भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2, 5, 8, 25 का आपको अपवर्त या गुणज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं एक, 2, 3 डैश 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 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 आपका हो गया, 2 के क्या गुणज होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे मतलब 2 से जो भी संख्याएं पूरी तरह से डिविजिबल होंगी वही 2 का गुणज होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है 5, 5 का गुणज दिया गया है 5 का क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 5, 10, 15, 20, ठीक है, डैश डैश डैश। 8 का गुणज क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ऐसे करके 8 से जितनी भी संख्याएं बड़ी से लेकर छोटी तक जो भी डिविजिबल होंगी, मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, वही 8 का गुणज हो जाएगा। 25 का गुणज क्या क्या हो जाएगा? 25 का 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, इस तरह से डैश 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 ये सभी संख्याएं और भी आगे अनंत तक चलती रहेंगी। संख्याएं 25 की गुणज होंगी। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 48, 64 तथा 72 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब समापवर्तक क्या होता है? समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। समान अपवर्तक ही समापवर्तक कहलाते हैं, ठीक है। जो समान अपवर्तक होते हैं वही क्या कहलाते हैं? समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे कि 48 है तो 48 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, मतलब जिससे जिससे 48 डिविजिबल हो, ठीक है। जिससे जिससे 48 कट जाए वही है समापवर्तक। 1, 2, 3, 4, 6 और किससे कटेगा 48? 8 से कट जाएगा। 8 छंग 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, 24 दूना 48 होता है और 48 स्वयं से कटेगा। उसके बाद आपका क्या है? 64। 64 किससे किससे कटेगा? 1, 2, 4 से कट जाएगा 64, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा और 64 स्वयं से कटेगा। उसके बाद आपका है 72। 72 किससे किससे कटेगा? 1, 2, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा और 72
स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी जो हैं समापवर्तक कहलाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, 14, 28, 35 तथा 56 का भाग विधि से लाशा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से लाशा कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह से 14, 28, 35 और 56 को लिख लेंगे। ठीक है, अब किससे कटेगा? 14 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 35, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 7, 2 सत्ते 14, 35, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 7, 7, 35 और 2 सत्ते 14, फिर 5 से कटेगा 7, 7, 5 सत्ते 35, 7, फिर 7 स्वयं से कटेगा 1, 1, 1 और 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? लाशा आपको ज्ञात करना है भाग विधि से, तो लाशा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40, 40 सत्ते कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 280। फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40 और 7 चौके 28, 0, 280। यही आपका लाशा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3477 में आपको क्या करना है? दोनों 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 3477, इस 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 1 बराबर 7 हो गया, और दूसरे 7 का स्थानीय मान हो गया 7 गुणे 10 बराबर 70 हो गया। तो ये दोनों स्थानीय मान दोनों 7 के आ गए और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 रहे इकाई के अंक पे तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई पे होगा तो 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा पर होगा तो 100 से गुणा करेंगे, हजारवां पद होगा तो 1000 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेष 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य बराबर, भाज्य का फॉर्मूला आप लिखेंगे, क्या होता है भाज्य का फॉर्मूला? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक कितना है? 483 है, गुणे भागफल कितना है? 403 है, और धन शेष कितना है? 50 है। ठीक है, अब 483 और 403 का जब आपस में आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,94,649। ठीक है, और प्लस 50 जब आप करेंगे तो ये सब जोड़ के आ जाएगा 1,94,699, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन को नोट करते चलिए क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 2x माइनस 3y प्लस जेड में से x प्लस 2y माइनस जेड को घटाइए। सबसे पहले आप लिख लीजिए 2x माइनस 3y और प्लस जेड, और में से x प्लस 2y और माइनस जेड को आपको घटाना है। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से सभी में गुणा करेंगे सबके चिन्हों में, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये प्लस का जेड है, ये भी प्लस का जेड हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? प्लस का 2z। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3y है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 2 5y, और यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ x गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x, x माइनस 5y प्लस 2z, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डीजल का मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? बढ़ा
मूल्य बराबर हो जाएगा 42 माइनस 35 बराबर 7 रुपए। ठीक है, डीजल का बढ़ा मूल्य हो गया 7 रुपए और मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगी मूल्य में वृद्धि। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, मूल्य में वृद्धि अपॉन पहले का मूल्य और गुणे 100। ठीक है, मूल्य में वृद्धि अपॉन पहले का मूल्य गुणे 100, तो मूल्य में वृद्धि कितनी होगी, कितनी है, 7 रुपए की वृद्धि है और बटे पहले का मूल्य कितना था, 35 रुपए था और गुणे 100 जब आप करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 पंचे 35 और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 0 मतलब 20%। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, बराबर 20% हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा।